बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अगर आज यूं कहिए कि मुकम्मल तौर पर अदालती दिन था और अदालतों के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज्यादा अहम दिन किसी के पास भी नहीं था। वहां वो केस जेर समात था जिससे पूरे पाकिस्तान की नजरें जिसके ऊपर जुड़ी हुई थी। ये वो वाला केस था जिसको बुनियाद बनाकर, यानी उसी केस से रिलेटेड, यानी ऑडियो लीक्स वाला मामला था। इससे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में जो पिछली जो हुकूमत है, जी हाँ, जो पीडीएम की जो हुकूमत थी, उसने अपने हिसाब से अपनी बुनियादों को बहुत मजबूत तरीके से गढ़ा था। ये वो वाला केस था जिसकी बिना पर पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर दुशराम दराजी हुई पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से। ये वो वाला केस था जिस जेर समात था जिसपे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब एक अदद अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भुगत रहे हैं। जी हाँ, उनको 14 दिन का वक्त दिया गया है। ये वो रेफरेंस था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की और उनकी फैमिली की कॉलें रिकॉर्ड की गई हैं। ये वो वाला रेफरेंस है जिसमें साबिक वजीर आला परवेज़ इलाही साहब के घर की कॉलें रिकॉर्ड की गई है। कोई मामूली केस नहीं था, नहायत गैर मामूली केस था। और इसके ऊपर आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें थी, क्योंकि पिछली 2 समातों में जस्टिस बाबर सत्तार साहब, यस वन एंड ओनली, उन्होंने बाकायदा तौर पर सवालनामे दिए थे। पिछली समात में अटर्नी जनरल को सितंबर में बुलाया था, वो नहीं आए थे, और आज उनको लास्ट वार्निंग दी थी और आज भी वो लेट पहुंचे थे और बाकायदा उनको वक्त दिया गया। फिर अटर्नी जनरल साहब वापस आए और अटर्नी जनरल साहब ने अपनी तरफ से दरख्वास्त की कि इस केस को भी आप प्लीज़ इन कैमरा कर दें, खुफिया हियरिंग कर दें, ताकि फिर हम आपको बताएंगे कॉल कौन रिकॉर्ड करता है। चीज़ें बहुत अहम, उसके अलावा दीगर दूसरी खबरें कि जब एक दिन रह गया जी नैब असलाहत में, नैब का जो बिल था जिसको अदालत ने 3 रुकनी बेंच ने जिसको कलअदम करार दिया था, अब उस पर अपील के हवाले से तो एक दिन पहले जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जी अपना इख्तलाफी नोट किया है। उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है उसकी कोई तफसील है। शेख रशीद साहब के ऊपर गेट नंबर 4 खुला है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपको बतानी है। चीज़ें इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड ये मामला था और हुकूमत और इदारों के लिए कोई शक नहीं, बहुत वज़नी समात थी और अच्छी खासी परेशानी थी समात के हवाले से। ऑडियो लीक्स जिसमें मैंने आपको बताया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे नजमुल साकिब साहब का जी ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी और जिसमें वो एक साहब से एमपीए की टिकट के हवाले से बता रहे थे कि मेरे वाले साहब ने बड़ी ज़्यादा कोशिश की आपके लिए, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर उनको बुलाया था कि आप जवाब दें, तो वो पार्लियामेंट में नहीं गए थे और इस केस को बाबर सत्तार साहब के पास लेके गए। इसके अलावा बुशरा बेगम, इमरान खान साहब की मिसेस, उनका जो केस था ऑडियो लीक्स का, उसको भी अदालत ने इनके साथ ही नथी किया था, ताकि एक बार वंस फॉर ऑल ये जस्टिफाई किया जा सके कि ये जो ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं ये करता कौन है, कौन सा इदारा है, सेव करके कहाँ रखता है, उसको कौन सी ज़रूरत के तहत उसको लीक किया जाता है। क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के खुफिया इदारों के साथ रिलेट कर दी गई है। हालांकि वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल हुई और बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहबा ने उसको लीक किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ जरिए किया, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो क्लियर होना बहुत बाकी थी। और आज फिर ऐसा ही हुआ जी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आखिरी मौका दिया और उन्होंने कहा केस की समात 1 माह के लिए मुलतवी करते हैं, मगर जो अल्फाज इस्तेमाल किए ज़रा वो सुन लें जी। उन्होंने कहा 1 माह का हुक्म देता हूँ और अटर्नी जनरल को उन्होंने कहा ये मामला बहुत हसास है, हमें किसी फैसले तक हर हाल में पहुँचना है। 1 माह का वक्त मजीद आपको इसलिए दे रहे क्योंकि लास्ट समात में कहा था फिर हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खुफिया इदारों को इस सिलसिले में पार्टी बना देंगे अगर आपने ये जवाब नहीं दिए। वजारत दाखिला, वजारत दिफा से उन्होंने बाकायदा तौर पर पूछा था। तो इस मामले को प्राइम मिनिस्टर और काबीना के सामने रखें, ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बोला कि ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला मामला, ये कौन करता है, इसको प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखें और काबीना के सामने भी रखें, क्योंकि हमने इसको हर हाल में फ़ैसला देना ही देना है। 1 माह में अपना तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएं। और समात के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो पहले अपने सवाल रखे हुए थे कि कौन सा इदारा है, कर सकता है, नहीं कर सकता, बुनियादी इंसानी हकूक़ का कहाँ तक की इजाज़त है, किसको किधर तक डील है, तो उन्होंने आगे सवाल रखते हुए कहा ये नहीं हो सकता कि हम अपने दफातर और चैम्बर्स के अंदर बैठे और हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही हो और हमसे कहा जाए कि हम काम करें। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, मुझे हर हाल में इसके किसी फैसले की तरफ पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, ये हो नहीं सकता कि हमारे दफ्तर और चैम्बर्स में हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अच्छा, उन्होंने कहा मुनासिब वक्त दे रहे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग का कानूनी दायराकार क्या है इसका जवाब दें। किस कानून के तहत ये ऑडियो रिकॉर्ड्स होती हैं, इसका आईनी और कानूनी दायराकार क्या है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है।
और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इसी दौरान बुशरा बीबी साहबा के हवाले से भी हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी है कि उनको उनकी किसी भी ऑडियो मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से किसी अदालत में किसी कमीशन में पेश नहीं किया जा सकता, उनको नहीं बुलाया जा सकता कि आप अपनी ऑडियोज़ वगैरह का कोई किसी किस्म का कोई जवाब दें। तो उनको हुक्म इम्तना दिया। उधर नजमुल साकिब साहब का तो खैर पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो वो जा ही नहीं सकते। तो अटॉर्नी जनरल से ऑडियो लीक्स की अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब से दरख्वास्त की कि ये जो ऑडियो लीक्स वाला जो केस जो आपने पकड़ा हुआ है ना, प्लीज़ इसकी समाअत भी खुफिया करते हैं, बाकायदा इस्तदा की है, और ताकि खुफिया समाअत में हम आपको ये बता सकें कि पाकिस्तान के लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे खुफिया तरीके से रिकॉर्ड होती है। ये अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान साहब है, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की। अदालत कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, मेरे चैम्बर में आप आके बात कर लें कि मेरा भी मोबाइल बाहर हो और आपका भी मोबाइल बाहर हो, उधर आके आपसे कोई बात कर सकते हैं, जो इस्लामाबाद में आजकल चल रहा है। तो बाबर सत्तार साहब फुल अग्रेसिव मूड में इस केस को अपने मंतक के अंजाम तक पहुँचाने के लिए। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी साकिब निसार साहब, उनकी फैमिली की ऑडियो रिकॉर्ड होती हो और आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी दुश्मन एजेंसी ने किया है। उन्हें कहा नहीं, मुझे इसका पूरे का पूरा जवाब दें। उन्हें कहा हम पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से बात करते हैं कि आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है। वो कहते हैं हमने तो ना रिकॉर्ड किया, ना ही हमने किसी को इजाज़त ही दी है। फिर ये कौन कर रहा है? तो पूरे अंजाम तक पहुँचाते हुए ना जस्टिस बाबर सत्तार साहब नजर आए। लेट्स सी, 1 महीने के अंदर इनको जवाब देना ही देना है हर हालत में कि ये कौन है। कम अज़ कम पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो है, खुफिया एजेंसीज, वो बर्रिज़िम्मा हों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सब का सब गंद का रुख उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारे पास खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई इस तरह के इक्विपमेंट है, पाकिस्तान की सियासी जमातों के ने कोई इस तरह के इक्विपमेंट रखे हुए हैं जिनका सर्वर बाहर की तरफ है। ऐसी बहुत सी खबरें। तो वंस फॉर ऑल एक बार ज़रा क्लियर ज़रूर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ताकि पता चले दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। दूसरी बड़ी आम खबर जी, 15 सितंबर को जी 2-1 से फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आखिरी रोज़ था साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब का, और उन्होंने नैब इस्लाहात में से 10 में से 9 कवानीन को कलंदम करार दिया था। और जिसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत से केसेस खुल गए ना, पीपल्स पार्टी की भी केसेस खुल गए, नून लीग के भी तमाम केसेस खुल गए। तो दूसरी बड़ी खबर मेरे पास ये है कि एक दिन बाद यानी कल समाअत के लिए मंजूर होना जी नैब इस्लाहात के हवाले से जो अपील का जो हक था, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के थ्रू वो 3 रुकनी फैसले बेंच के खिलाफ अपील में समाअत होनी है। तो आज मंसूर अली शाह साहब ने, जब कल समाअत होनी है तो आज उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट शाया किया जी। और इख्तलाफी नोट में उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि अदलिया कानून साजी का जायज़ा उस वक्त ले सकती है। ये बड़ा मज़ाक़ा खेस मुझे लगा, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी। उन्होंने कहा जब बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हो तो अदलिया इस सिलसिले में पार्लियामेंट की कानून साजी को रोक ही नहीं सकती, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला ही नहीं है। अच्छा, मैं बसद एहतराम पूछता हूँ मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा गया, ठीक है, इस सिलसिले में नैब ने चलान्स बनाए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, 4 शीटें बनी, फ़र्द जुर्म आयद हुई, ये सब तय हुआ, चले मुबैना कर देते हैं ताकि गुंजाइश निकल आए। तो पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा गया है, सही तो लूटा गया, गलत लूटा गया है, तो ये पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला क्यों नहीं है कि पार्लियामेंट के वो अफराद, और पूरी स्ट्रेंथ भी नहीं है, वो तमाम अफराद मिल के अपने ख़िलाफ़ रेफरेंसेस को तमाम के तमाम को यकमुश्त ख़त्म कर दें। चंद अफराद मिल के लेजिस्लेशन, जिसके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये है कि एक कानून साजी करोड़ों रुपए लेके हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो कैसे ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम नहीं है कि कल तक जो मुजरिम थे और मुजरिम बनने जा रहे थे, यानी पूरी मशीनरी लगी, मेरे और आपका पैसा लगा, उसको अचानक उन तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया गया, कहा जाए कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड नहीं है। हाँ, बीच में एक पिन उन्होंने ज़रूर की, नैब कवानीन के तहत जजेस और फौजी अफसरान का एहतसाब हो सकता है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट दिया है। तो बहरहाल उनके इख्तलाफी नोट से हु केयर्स, अब कल देखते हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस पर करेगा, कम अज़ कम मंसूर अली शाह साहब उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे, जिस तरह जस्टिस रियाजुल हसन मौजूद नहीं होंगे।
और उमर अता बंदयाल साहब तो होंगे ही नहीं होंगे। तो बहरहाल कल देखते हैं, लेकिन बहरहाल आज अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी तगड़ी चोट लगाई है। दूसरा, शेख रशीद साहब को बड़ा रिलीफ मिला जी चिले के बाद, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं चिले के बाद चीज़ों से बहुत मुख्तलिफ हो गया, मैं वो वाला शेख रशीद नहीं रहा जी। बड़ा रिलीफ उनको लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से मिला जी। लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म दे दिया गया जी। और कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक इत्तेहादी अभी कह लेते हैं ना, उनको माफ़ी के बाद ये बड़ा रिलीफ मिला बनता है जी। शेख रशीद साहब जैसे केट के बंदे को वो कह रहे हैं कि मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई के जनाजे यहाँ से उठे। तो अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक के फैसले को रिमांड बैक किया जी। उन्होंने कहा लाल हवेली केस दोबारा सुनने की हिदायत करती है। जब इंडिया में ये मामला हल हो चुके हैं, जस्टिस मिर्ज़ा वकास साहब ने अपने फैसले में कहा, बरहम होते हुए कहा, तो हमारे यहाँ ये महकमा जब चाहे मर्जी सरगर्म कैसे हो जाता है। और बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की, और वो बड़ी मानी खेज़ गुफ्तगू थी शेख रशीद साहब से। उन्होंने कहा मैं चिलाकशी करके ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आ चुका हूँ, और मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है, और मैं मुख्तलिफ शेख रशीद हूँ। इलेक्शन हुए तो दोनों नशस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा बेटा राशिद लतीफ़ हल्दी मिर्ची का काम करेगा जी, वो सिर्फ कारोबार करेगा। हाँ, पाक फ़ौज अजीम थी, अजीम है और अजीम रहेगी। हमारी सियासत कभी भी फ़ौज के से अलहदा होकर नहीं रही, हमने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की। तो शेख रशीद साहब अपने कोई शक नहीं, वो हमेशा से अपने आप को गेट नंबर 4 कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको गेट नंबर 4 के हवाले से एक्सेस मिल गई। आपको क्या लगता है, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।